हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी में सुपर रिवीजन कवर करेंगे। सेक्शन 10 का सुपर रिवीजन है। यहां पर हम हर एक सेक्शन का जूस निकालेंगे, हर एक वर्ड का। उसके बाद में रूल्स में लिखे गए हर एक वर्ड का जूस निकालेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंपोजिशन लेवी के जो भी क्वेश्चंस हैं, आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट एग्जामिनेशन के, स्टडी मटेरियल के, सभी क्वेश्चंस का हम आपको क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। सो डेट ये दोनों वीडियो देखने के बाद में एग्जाम पर्पस के लिए आपका ये टॉपिक 100% प्रिपेयर हो जाएगा। यहां पर सब कुछ कवर होगा, कम से कम समय में कवर होगा। 100% क्या रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये टॉपिक। ओके, चलिए, तो दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। हमारी जो जीएसटी की बुक है, इंडिया फर्स्ट जीएसटी इंग्लिश बुक, ये भी आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है और अवेलेबल करवा देंगे। और क्वेश्चन बैंक जो है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे, सो डेट आप उसको वहां से क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। इसी के साथ में डायरेक्ट टेक्स्ट में भी हम आपके लिए बुलेट रिवीजन और पास्ट एग्जामिनेशन स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके अपने चैनल पे लेकर आ रहे हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकेंगे। मेन फोकस रहेगा सब कुछ कवरेज हो, कम से कम समय में हो, मतलब 100% एग्जाम ओरिएंटेड हो। शुरू करते हैं सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमें कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। इसका मतलब है इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन है, अदर सेक्शन में जो बात लिखी गई है और जो रूल्स में बात लिखी गई है, अगर वो बात सेक्शन 10 में लिखी गई बात से अगर कॉन्ट्ररी है तो फिर सेक्शन 10 में लिखी गई बात क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। एल्स अगर कॉन्ट्ररी नहीं है तो फिर इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन है और रूल्स हैं उनमें जो प्रोविजन दिया गया है वो प्रोविजन भी सेक्शन 10 वाले कंपोजिशन सप्लायर पे क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। एग्जांपल है सेक्शन 16 बोलता है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है, लेकिन सेक्शन 10 बोलता है कि कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड होते हुए भी क्या नहीं ले सकता, आईटीसी नहीं ले सकता। कॉन्ट्ररी प्रोविजन हो गया, अब सेक्शन 10 में लिखी गई बात एप्लीकेबल होगी, आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड एग्जांपल सेक्शन 31 बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्सेबल सप्लाई की टैक्स इनवॉइस क्या करेगा, इश्यू करेगा, लेकिन सेक्शन 10 ने कहा है रजिस्टर्ड है, सप्लाई भी टैक्सेबल है, लेकिन कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई क्या करेगा, इश्यू करेगा। कॉन्ट्ररी प्रोविजन है, सेक्शन 10 में लिखी गई बात क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 में लिखा गया है लेकिन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(3) एंड 9(4), मतलब आरसीएम को क्या नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मैं कंपोजिशन सप्लायर हूं और मैंने अगर कोई इनवर्ड सप्लाई ली है अंडर आरसीएम वाली, तो उस पे मुझे आरसीएम पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। वो भी नॉर्मल जीएसटी की रेट से क्या करना होगा, पे करना होगा। उस पर मैं कंपोजिशन रेट से जीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकता हूं, उस पे मेरे को नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि 9(3), 9(4) वाले आरसीएम प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10। इसके बाद में हमें यहां पर बात बोली गई है, यहां पर कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी है ए रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, लाइबल फॉर क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, आप टैक्सेबल पर्सन हो, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आप पे जीएसटी क्या हो रहा है, लेवी हो रहा है, आपको जो सप्लाई है उस सप्लाई पे आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। आप कंपोजिट रेट से पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। चाहे वो 22 से रजिस्टर्ड हुआ हो, चाहे वो कंपलसरी 24 से रजिस्टर्ड हुआ हो, चाहे वो 25 में वॉलंटरी रजिस्टर्ड हुआ हो, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। एलिजिबिलिटी यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना होगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक जो चलता है, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है, जो ऑल इंडिया पैन बेसिस निकाला जाता है, एक तो इंडिया बेसिस और वो भी कौन सा है, पैन बेसिस निकाला जाता है, जिसमें इंटरस्टेट सप्लाई भी इंक्लूड करते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई भी इंक्लूड करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड करते हैं, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड करते हैं, नील रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट सप्लाई भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब अल्कोहलिक, लीकर, पेट्रोल, डीजल, एविएशन भी इंक्लूड करते हैं, मतलब सप्लाई इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फॉर ए कंसीडरेशन हो, चाहे वो विदाउट क्या हो, कंसीडरेशन हो। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है तो फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होती है। एग्रीगेट टर्नओवर आउटवर्ड सप्लाई का लिया जाता है, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई क्या हो, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की हो या फिर वो फॉरवर्ड चार्ज आरसीएम वाली हो, कोई सी भी हो। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई है तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी, लेकिन आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। इनवर्ड सप्लाई अंडर जो आरसीएम है वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो अदर टैक्सेस है जैसे लीकर पे वैट लगता है, स्टेट एक्साइज लगती, तो अदर टैक्सेस एग्रीगेट टर्नओवर का क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। तो अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं है, 1.5 सीआर से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, 1.5 सीआर से ऑल इंडिया पैन बेसिस जो क्या होगा, निकाला जाएगा, ज्यादा नहीं है, तो फिर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये ऑप्शनल स्कीम है, इसे क्या करना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है। कौन से फॉर्म से ऑप्ट करना पड़ता है वो हम रूल के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शनल है। और अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, अगर आप एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A क्लॉज 4 सब क्लॉज जी ने 11 स्टेट बताए हैं, 11 स्टेट बताए जिनके लिए उन्होंने कहा है हम स्पेशल प्रोविजन लेकर आ सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट है सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मतलब जो हमारे कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो वाले हैं। ओके, इसके अंदर जम्मू कश्मीर क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है, हिमाचल प्रदेश इसमें इंक्लूड नहीं है, असम इसमें इंक्लूड नहीं है। जबकि ये तीनों स्टेट आर्टिकल 279A क्लॉज 4 सब क्लॉज जी से स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन कंपोजिशन के लिए स्पेशल कैटेगरी नहीं है। कौन कौन से नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है और असम नहीं है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश बताया, मणिपुर बताया, मेघालय बताया, मिजोरम बताया, नागालैंड बताया, सिक्किम बताया, त्रिपुरा बताया, उत्तराखंड। अगर इन स्टेट में अगर एक में भी अगर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की जो एलिजिबिलिटी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर होता है, फिर वो 1.5 सीआर नहीं देखना है, कितना देखना है, 75 लाख देखना है अगर रजिस्टर्ड हो। अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर क्या नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, तो फिर आपके लिए लिमिट 1 क्या रहेगी, 5 सीआर रहेगी। अगर रजिस्टर्ड हो तो कितनी रहेगी, 75 लाख रहेगी, अगर आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कौन सा बताया था, असम बताया था, वहां 75 लाख नहीं, वहां पर क्या रहेगा, 1.5 सीआर ही क्या होगा, रहेगा। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, लाइबल फॉर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, मतलब टैक्सेबल पर्सन है, जो सप्लाई कर रहे हो उस पर जीएसटी लेवी होगा, उस पर आपको नॉर्मल रेट से ही जीएसटी पे करना होगा, कंपोजिट रेट से आप जीएसटी क्या नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते हो। अब कौन सी रेट से क्या करना है, पे करना है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के सप्लायर हो।
अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर जो न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल क्या करता है, इमर्ज करता है, जिसका इनपुट से डिस्टिंक्ट नेम होता है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और डिस्टिंक्ट क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, आप कुकीज क्या कर रहे हो, बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन में जीएसटी पे करना होगा 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी ऑफ किसका, टर्नओवर इन स्टेट का। एग्रीगेट टर्नओवर का पे नहीं करना है आपको, टर्नओवर इन स्टेट का क्या करना है, पे करना है। टर्नओवर इन स्टेट का क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर का नहीं, टर्नओवर इन स्टेट का 0.5% है। अब अगर इसमें क्या हुआ, अगर आप कोई एग्जेम्प्ट गुड्स भी क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कंपोजिशन में मैन्युफैक्चरर को एग्जेम्प्ट वाले पर भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट वाले पे भी पे करना पड़ेगा, निल रेटेड पे भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्सेबल पे भी पे करना पड़ेगा। मतलब जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इररेस्पेक्टिव की वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, या इररेस्पेक्टिव कि टैक्सेबल में कौन सी रेट ऑफ जीएसटी, सभी पे 0.5% की रेट और टर्नओवर इन स्टेट, और कौन सी ईयर का, करंट ईयर का टर्नओवर हम क्या करते हैं, लेते हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, 1% क्या हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा। टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट लोन का जो इंटरेस्ट होता है, डिस्काउंट का जो इंटरेस्ट होता है, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है, जो कि एग्जेम्प्ट होता है, उस पे नहीं करना है। ये एक्सेप्शन है। ये इंटरेस्ट एक क्या है, एक्सेप्शन है। इसी तरह से इंटरेस्ट एक और एक्सेप्शन है कि आप एलिजिबिलिटी के लिए जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आप क्या देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें इंट्रा इंटर स्टेट दोनों लेंगे, फॉर ए कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट भी क्या करेंगे, लेंगे, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई भी लेंगे। लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट जो होता है, लोन का जो होता है, एडवांसेस का जो होता है, डिपॉजिट का जो होता है, वो इंटरेस्ट आप उस एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी के लिए क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर मैं ये कह दूं, कंपोजिशन में आपको इंटरेस्ट कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा वाला, लोन वाला होना चाहिए। डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट है वो आपको कहीं पर भी क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। सब जगह आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। चाहे वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना हो एलिजिबिलिटी के लिए, तो भी इंक्लूड नहीं करना। चाहे आपको टर्नओवर इन स्टेट जीएसटी पे करने के लिए करना हो, तो भी आपको उसको इंक्लूड नहीं करना, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर आप सप्लायर हो, शेड्यूल सेकंड के पैरा 6 क्लॉज बी के, जो फूड को एज ए सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो फूड को गुड्स की तरह नहीं, फूड को सर्विस की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाले हो गए, रेस्टोरेंट हो गए हैं, कैटरर्स हो गए हैं, जो फूड को सर्विस की तरह क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए 2.5% रेट है। मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5 है कंपोजिशन में, और जो फूड सर्विस वाले हैं उनके लिए 2.5% सीजीएसटी, 2.5% क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा। 2.5% कौन सा हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा। लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट जो साथ में अल्कोहलिक लीकर भी क्या करते हो, सर्व करते हो, तो वो रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकते हैं, ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। वो कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। इन्हें पे करना होगा 2.5% की रेट से टर्नओवर पे, चाहे वो टर्नओवर टैक्सेबल का हो, उसके अंदर एग्जेम्प्ट भी टर्नओवर हो, उन्हें 2.5% पे करना है। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल हो जाएगा 5%। लेकिन उन्हें इंटरेस्ट इनकम जो हो रही है, लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट की, उस इंटरेस्ट इनकम पे उन्हें क्या नहीं करना है, कंपोजिशन में जीएसटी पे नहीं करना है। कंपोजिशन में क्या नहीं करना है, जीएसटी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कोई अदर कैटेगरी के सप्लायर हो, जैसे कि आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर भी नहीं हो, आप शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी फूड सर्विस वाले भी नहीं हो, अदर कैटेगरी के सप्लायर, जैसे कि आप ट्रेडर हो जो गुड्स की क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, परचेस करके सेल करते हैं, उनके लिए भी रेट 0.5% सीजीएसटी, चाहे किसी भी गुड्स की क्या करें, ट्रेडिंग करें, किसी भी वेराइटी ऑफ गुड्स की क्या करें, ट्रेडिंग करें, 0.5%, सभी पे 0.5% की रेट से क्या करना है, पे करना है। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पे करना है। उनकी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी उस पे नहीं करना है। इंटरेस्ट जो
एग्जेम्प्ट होता है उस पे भी उनको पे नहीं करना, इंटरेस्ट पे तो किसी को पे नहीं करना है, लेकिन ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पे करना है, एग्जेम्प्ट पे नहीं करना है। लेकिन मैन्युफैक्चर को जो एग्जेम्प्ट गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उस पे भी पे करना है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट। जो हमारा शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी है उसको भी एग्जेम्प्ट सप्लाई पे भी पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट पे क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, अब यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है, जो शेड्यूल सेकंड पैरा 6 और क्लॉज बी वाला जो फूड सर्विस रेस्टोरेंट वाला जो है, और कौन सा है, कैटर वाला है, या फिर जो ट्रेडर है, अब यहां पर एक प्रोवाइजो डाला गया है और प्रोवाइजो डाल के बताया गया है कि आप साथ में मैन्युफैक्चरिंग के एसोसिएशन में, ट्रेडिंग के एसोसिएशन में, या फिर आप जो रेस्टोरेंट और कैटरर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके एसोसिएशन में आप कोई दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। ओरिजिनली सप्लायर ऑफ सर्विस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 से एलिजिबल नहीं होते, उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स को एलिजिबल करा, ट्रेडिंग ऑफ जो गुड्स करते हैं उनको एलिजिबल करा, सिर्फ एक सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए उन्होंने एलिजिबल करा, वो थे शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी, जो फूड को सर्विस की तरह क्या करते थे, फूड को सर्विस की तरह क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब प्रोवाइजो डाल के कहा है कि अब तीनों ये जो सप्लायर है एसोसिएशन में मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, मार्जिनल थोड़ी बहुत सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, जो शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी है वो साथ में कोई दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकता है, ट्रेडर भी जो है वो साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है। दूसरी का मतलब है शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी के लिए तो आप कर ही सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेडर भी रेस्टोरेंट की सर्विस क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट के अलावा भी दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, ट्रेडर भी रेस्टोरेंट के अलावा दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है। और प्रोवाइजो में क्या लिमिटेशन कितनी है, मैक्सिमम आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस, अदर का मतलब है अदर देन शेड्यूल सेकंड पैरा 6 और क्लॉज बी के अलावा जो अदर सप्लाई ऑफ सर्विस हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो कौन सी हो, एग्जेम्प्ट हो, आप कर सकते हो। लेकिन कितनी कर सकते हो, मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेना है, टर्नओवर इन स्टेट लेना है, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपके राजस्थान स्टेट का जो टर्नओवर था उसका कितना प्रतिशत, 10%, और 5 लाख विच एवर इज हायर है, मतलब मिनिमम 5 लाख की आप सप्लाई ऑफ सर्विस तो कर ही सकते हो। टर्नओवर कैसे लेना है, जीएसटीएन बेस, आपको कैसे लेना है, स्टेट बेसिस लेना है, कैसे लेना है, स्टेट बेसिस लेना है। तो गुजरात वाला पिछले साल के गुजरात के टर्नओवर का 10% और 5 लाख देखेगा, राजस्थान वाला राजस्थान के टर्नओवर का 10% और 5 लाख देखेगा, महाराष्ट्र वाला पिछले साल में महाराष्ट्र का जो टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज क्या देखेगा, हायर क्या करेगा, देखेगा। अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो साथ में आप क्या कर सकते हो, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, ठीक है। आपको इस पे भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, इवन ये क्या हो, सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट हो। आप शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी हो, मतलब फूड को सर्विस की तरह दे रहे हो, आप साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन कितनी है, पिछले साल में जो स्टेट का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर। अब ये जो आप अदर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, 2.5 मेन्यू रेस्टोरेंट वालों के लिए 2.5% है, उस रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडिंग के साथ में भी दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ पिछले साल का जो स्टेट का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर। लेकिन इसमें आपको सिर्फ टैक्सेबल वाले पे करना है, एग्जेम्प्ट वाले पे नहीं करना है। याद रखिएगा, जो ट्रेडर होता है, अदर कैटेगरी के जो सप्लायर है, अदर देन मैन्युफैक्चरर और अदर देन शेड्यूल सेकंड पैरा 6 और क्लॉज बी के अलावा जो अदर कैटेगरी के सप्लायर है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पे क्या करना है, पे करना है। लेकिन मैन्युफैक्चरर को एग्जेम्प्ट पे भी पे करना है, शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी वाले को भी एग्जेम्प्ट पे करना है। एक्सेप्शन है कि इन तीनों में से इंटरेस्ट पे किसी को भी क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। अब इसमें एक बात सुनिएगा, पिछले साल का जो आप स्टेट का टर्नओवर लोगे, जब उसका 10% निकालने करोगे तो पिछले साल के स्टेट के टर्नओवर में भी आप इंटरेस्ट जो होता है, लोन एडवांसेस का, डिपॉजिट का, उसको इंक्लूड नहीं करोगे। कहने का मतलब है जो इंटरेस्ट है, लोन का जो इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, एडवांस का इंटरेस्ट है, उसे कंपोजिशन में कहीं पर भी आपको क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना, कहीं पर भी नहीं करना। पिछले साल की एलिजिबिलिटी के लिए भी नहीं करना। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे
1.5 CR या 75 लाख, उसमें भी इंक्लूड नहीं करना है। जब आप पिछले साल के स्टेट का टर्नओवर का 10% निकालने जाओगे तो उस स्टेट के टर्नओवर में भी आपको क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। जब करंट फाइनेंशियल ईयर में आप स्टेट के टर्नओवर पे क्या करोगे, कंपोजिट रेट से क्या करोगे, पे करोगे, उसमें भी आपको इंटरेस्ट को क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो कहने का मतलब है, अगर आप मैन्युफैक्चर हो, आप शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी हो या अदर कैटेगरी के सप्लायर हो, तो आप इसके अलावा भी कोई एसोसिएशन में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। दूसरी का मतलब है अदर देन शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी वाली भी क्या कर सकते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लिमिटेड 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेना। टर्नओवर इन स्टेट वो भी कौन से, पिछले साल का 5 लाख विच एवरेज हायर है, इतने तक की आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, चाहे टैक्सेबल करो और चाहे तो आप क्या करो, एग्जेम्प्ट करिए। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आपके ऊपर कुछ लिमिटेशन डालता है, रेस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन आपने अगर फुलफिल करी तो ही आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। पहली एलिजिबिलिटी तो है कि पिछले साल का टर्नओवर तो है, साथ में आपको सबसेक्शन 2 की रेस्ट्रिक्शन भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। सबसेक्शन 2 की रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं पर अनरजिस्टर्ड हो, तो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 2 में बताई गई जो रेस्ट्रिक्शन है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टिल आप कंपोजिशन क्या कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। लेकिन जहां जहां आप रजिस्टर्ड हो वहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की रेस्ट्रिक्शन आप पे एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन क्या है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी वाले हो तो वो तो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप कोई मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके हो आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, तो आप क्या नहीं कर सकते, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसेक्शन 2 में क्या है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ वही काम करेगी जहां पर आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो किसी जगह, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो फिर आप पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही सप्लाई ऑफ सर्विस को इन्होंने क्या करा है, एलिजिबल करा है, वो है शेड्यूल सेकंड पैरा 6 और क्लॉज कौन से हैं, बी। इनके अलावा अगर आपको सप्लाई ऑफ सर्विस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के एसोसिएशन में कर सकते हो, ट्रेडिंग के एसोसिएशन में कर सकते हो, वो भी कितना, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 5 लाख विच एवर इज कौन सा हायर, आप उसके एसोसिएशन में कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, कंसल्टेंसी सर्विस आप देते हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो आप, तो आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ कौन सा है, सर्विस। आप सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं होनी चाहिए। सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जिसपे जीएसटी क्या नहीं हो, लेविएबल नहीं हो। प्रेजेंटली अभी ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जिसपे जीएसटी क्या नहीं हो रहा हो, लेवी नहीं हो रहा हो। लेकिन 5 गुड्स ऐसे हैं जिसपे जीएसटी लेवी नहीं हो रहा, एल्कोहलिक लीकर है, एल्कोहलिक लीकर हो गए, और 5 क्या है, पेट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया, मतलब मोटर स्पिरिट हो गया, डीजल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया है, नेचुरल हमारा क्या होता है, गैस होता है। तो ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारे क्या है 5 हमारे क्या है पेट्रोल प्रोडक्ट जो हमको सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में दिए थे। जहां जहां रजिस्टर्ड हो ये रेस्ट्रिक्शन वहां काम करेगी कि वहां से आप कोई सी भी ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स या ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहे हो जिसपे जीएसटी क्या नहीं होता हो, लेवी नहीं होता हो, जिस पे आप जीएसटी लेवी नहीं होता हो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, ही इज नॉट एंगेज्ड। यहां पर ही का मतलब है जहां जहां आप रजिस्टर्ड हो वहां वहां आप एंगेज नहीं होने चाहिए इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई आप क्या कर सकते हो, इंटरस्टेट ले सकते हो, लेकिन आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ क्या नहीं कर सकते, गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक इंग्लिश लैंग्वेज में यहां पर क्या करा है, बुक में सारा लॉजिक क्या करा लिखा हुआ है, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मतलब इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। आप टूरिस्ट को सप्लाई ऑफ क्या नहीं कर सकते हो, गुड्स नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, जहां जहां आप रजिस्टर्ड हो, जहां जहां क्या हो, रजिस्टर्ड हो। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है ही का मतलब जहां आप रजिस्टर्ड हो, नॉट एंगेज्ड इन,
ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। आप ईसीओ के थ्रू क्या नहीं करते हो, सप्लाई नहीं करते हो ईसीओ के थ्रू। ईसीओ का मतलब क्या हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया है, 1mg हो गया है, मिंत्रा है, ठीक है, जोमेटो है, स्विगी है। तो आप ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करोगे गुड्स और किसकी, सर्विस की, ना तो गुड्स की ना ही सर्विस की करोगे, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू। थर्ड पार्टी ईसीओ का मतलब है ऐसी ईसीओ जिनको सेक्शन 52 से क्या करना हो, टीसीएस करना हो। सेल्फ ईसीओ है जिनको टीसीएस की क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहां से आप क्या कर सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, खुद का आप एप्लीकेशन बना के, मोबाइल एप्लीकेशन बना के आप क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। खुद का आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के आप क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड पार्टी फ्लिपकार्ट होते हैं कि दूसरों के प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहां, जहां जहां से हम क्या है, रजिस्टर्ड है। मतलब ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू एन ईसीओ। थ्रू एन ईसीओ का मतलब है थर्ड पार्टी ईसीओ। थर्ड पार्टी ईसीओ का मतलब है हु इज रिक्वायर्ड, ऐसा ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट क्या है, टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। मतलब ऐसी ईसीओ जिनको सेक्शन 52 से टीसीएस क्या हो, रिक्वायर्ड हो, उनके थ्रू नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर ऐसा टीसीएस, ऐसा ईसीओ है जिनको टीसीएस क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, टीसीएस नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उनके थ्रू सप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सेल्फ ईसीओ के थ्रू सप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आप नहीं कर सकते हो। वन मोर रेस्ट्रिक्शन है, अगेन ही का मतलब जहां जहां आप रजिस्टर्ड हो, ही इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए मना करा है कि आप इनमें से किसी भी फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। आइसक्रीम या अदर एडिबल आइसक्रीम में अपने आप में एक डेफिनेशन है जिसमें लिखा होता है कि इतना मिनिमम क्या होना चाहिए, मिल्क फैट होना चाहिए। तो आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस जैसे कि फ्रोजन डेजर्ट होते हैं जो आइसक्रीम की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, लेकिन है वो भी कौन से हैं, एडिबल क्या है, आइस ही है। तो अगर आप आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस के क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, पान मसाला, विमन पान मसाला जिसके दाने दाने में है केसर का दम, उसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसके ट्रेडर हो तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। एयरेटेड वाटर जिसमें पानी के अंदर वाटर में क्या करा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मिक्स की जाती है, जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। ट्रेडर वालों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। या फिर जो टोबैको गुड्स, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट जो होते हैं, टोबैको के जो गुड्स होते हैं, उनके भी आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। और ना ही इज नीदर ए सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और ना ही आप एनआरटीपी होनी चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो किसी दूसरे स्टेट में जाके एग्जीबिशन लगाता है फॉर टाइम बीइंग के लिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए, जिसका उस स्टेट में कहीं पर भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, वो क्या होता है, सीटीपी। एनआरटीपी जो विदेशी सप्लायर होते हैं, जो दूसरी कंट्री से इंडिया में सप्लाई करने आते हैं, जिनका पूरी इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस नहीं होता है, सीटीपी और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम अगर एक भी जगह आपके ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की इनएलिजिबिलिटी हिट हुई, एक भी जीएसटीएन पे हिट हुई, तो सभी जीएसटीएन के लिए आप क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। भले ही दूसरे जीएसटीएन पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की इनएलिजिबिलिटी हिट नहीं हो रही है, लेकिन एक भी जीएसटीएन पे हुई तो सभी जीएसटीएन पे मान लिया जाएगा कि आप इनएलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम यूनिफॉर्मली ऑप्ट की जाती है, सभी जीएसटीएन पे ऑप्ट करनी होती है। या फिर तो सभी जीएसटीएन पे ऑप्ट करना होगा, या फिर एक भी जीएसटीएन पे ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर एक जीएसटीएन पे इनएलिजिबल हो तो सभी जीएसटीएन के ऊपर क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। सभी जीएसटीएन पे आपको क्या करनी होती है, ऑप्ट करनी होती है। सभी जीएसटीएन पे आपको क्या करनी होती है, ऑप्ट करनी होती है। इंटरेस्ट का पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर 75 लाख की कंप्यूटेशन जब करोगे, उसमें भी जो इंटरेस्ट होगा लोन एडवांस डिपॉजिट का, वो इंक्लूड नहीं होगा। जब आप 10% निकालोगे एसोसिएशन सर्विस वाली, मार्जिनल सर्विस वाली, तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट का लेंगे। किसका लेंगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो उस स्टेट के टर्नओवर भी इंटरेस्ट का, लोन एडवांस डिस्काउंट जो होगा डिपॉजिट का, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जब करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टेट के टर्नओवर पे मैन्युफैक्चरर 0.5% पे करेगा, शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी 2.5% की रेट से क्या करेगा, पे करेगा, तो उस टर्नओवर इन स्टेट में भी हम इंटरेस्ट को क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड। यस, तो नाउ अब हमारे हैं सेक्शन 10 और उसके सबसेक्शन 2A से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A से
जिन सप्लायर ऑफ सर्विस को निराशा मिली थी कि वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते थे, अब वो सबसेक्शन 2A से कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। सेम यहां पर लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। वही कि इस एक्ट के अदर प्रोविजन रूल में अगर सेक्शन 10 में लिखी गई बात से अगर कॉन्ट्ररी हुई तो फिर सेक्शन 10 के और उसमें रूल में लिखी गई बात एप्लीकेबल होगी। बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, मतलब आरसीएम को ओवरराइड नहीं करेगा। इनवर्ड सप्लाई है, उस पे आपको रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो भी आपको नॉर्मल रेट से पे करना पड़ेगा, कंपोजिट रेट से पे नहीं कर सकते हैं। सबसेक्शन 2A की एलिजिबिलिटी है ए रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे सबसेक्शन 1 हो या सबसेक्शन 2A हो, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। यहां विशेष बात है, सबसेक्शन 2A उनके लिए है जो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले भले ही आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, आप सबसे पहले देखो क्या आप सबसेक्शन 1 और 2 के लिए एलिजिबल हो क्या। अगर आप सबसेक्शन 1 और 2 के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर एलिजिबल हो तो सबसेक्शन 2A क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप सबसेक्शन 1 और 2 से एलिजिबल ही नहीं हो, सबसेक्शन 1 और 2 से क्या नहीं हो, एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर सबसेक्शन 2A में देखा जाएगा अब आपकी एलिजिबिलिटी। और अब आपकी एलिजिबिलिटी की पहली कंडीशन तो हो गई कि आप सबसेक्शन 1 और 2 से एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो ऑल इंडिया पैन बेसिस निकाला जाता है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट या अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहां पर कितना है, 50 लाख ही है। यहां कितना 50 लाख है, ऑप्शनल है। अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है प्लस सबसेक्शन 1 और 2 से आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप सबसेक्शन 2A क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। सबसेक्शन 2A ऑप्ट कर सकते हो और सबसेक्शन 2A ऑप्ट करने पे आपको जो पे करना पड़ेगा वो होगी रेट 3% ऑफ CGST, 3% ऑफ SGST, मतलब टोटल 6% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो आपको पे करना पड़ेगा टर्नओवर इन स्टेट पे। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो स्टेट का टर्नओवर होगा उसका आपको 6% पे करना पड़ेगा। उस टर्नओवर के अंदर जो एग्जाम टर्नओवर होगा उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो उसको भी एग्जाम पे करना पड़ता। शेड्यूल सेकंड हो, पैरा 6 हो, क्लॉज बी हो, ठीक है, साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे थे उसको भी एग्जाम पे करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेडर वाले को एग्जाम पे क्या नहीं करना था, पे नहीं करना था। सब सेक्शन 2A वाले को भी अपने एग्जाम टर्नओवर पे 6% जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीएसटी पे आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑप्ट कर लो और किसी पे आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A क्या कर लो, ऑप्ट कर लो। ऐसा क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप राजस्थान से सप्लाई ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस कर रहे हो, सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस कर रहे हो, सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी कर रहे हो, आपका क्या है, सलून है, आप राजस्थान में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 से क्या और 2 से क्या हो गए, इनएलिजिबल हो गए। भले ही आप गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, गुजरात में आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, अगर आप राजस्थान में सबसेक्शन 1 और 2 से इनएलिजिबल हो तो गुजरात में भी सबसेक्शन 1 एंड 2 से क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। और जो सबसेक्शन 1 एंड 2 से इनएलिजिबल है वो ही सबसेक्शन 2A ऑप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया 10 बेसिस 50 लाख से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। आपको 6% की रेट से क्या करना होगा, पे करना होगा। अब यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है, यहां पर भी लगभग वही रेस्ट्रिक्शन है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में थी। बड़ी आसान है, ही इज नॉट, जहां जहां रजिस्टर्ड हो वहां पर नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स या एनी सप्लाई ऑफ सर्विस जिस पे जीएसटी लेवी नहीं होता हो। ये सेम रेस्ट्रिक्शन हमारे सबसेक्शन 2 में भी थी। ओके, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन अगेन रजिस्टर्ड पर्सन पे, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इनवर्ड सप्लाई आप ले सकते हो लेकिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आप नहीं कर सकते हो। सेम रेस्ट्रिक्शन हो गई। तीसरी रेस्ट्रिक्शन,
he is not engaged in making any supply of goods or service through an ECO. ECO का मतलब थर्ड पार्टी ECO. थर्ड पार्टी ECO का मतलब है who is required to collect a TCS under section 52. सेल्फ ECO से कर सकते हो, लेकिन दूसरों के ECO से जिनको टीसीएस क्या है रिक्वायर्ड है, जिनको टीसीएस क्या है रिक्वायर्ड है, उनके थ्रू आप सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या नहीं कर सकते, सर्विस नहीं कर सकते। सेम रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में भी थी। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है ही इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर ऑफ, वही आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला हो गए, गुटखा हो गए हैं, जर्दा हो गए हैं, सिगरेट हो गए हैं, बीड़ी हो गए हैं, और क्या हो गए थे हमारे पान मसाला थे, ठीक है। इनके आप क्या नहीं होने चाहिए, एयरेटेड वाटर मैन्युफैक्चर नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ ना तो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए यहां पर, और ना ही ट्रेडर होने चाहिए। यहां पर मैन्युफैक्चरर भी नहीं और क्या नहीं है, ट्रेडर भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A किसके लिए है, आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, साथ में कोई दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, लेकिन दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस आपकी पिछले साल के स्टेट के टर्नओवर के 10% और 5 लाख से ज्यादा कर रहे हो, तो आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 से क्या हो गए, इनएलिजिबल हो गए। जो वहां इनएलिजिबल हो गए वो सबसेक्शन 2A से एलिजिबल हो सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग प्लस आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। सप्लाई ऑफ सर्विस कितनी है, पिछले साल के टर्नओवर का, स्टेट के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच उससे भी ज्यादा कर रहे हो, तो आप सबसेक्शन 1 और 2 से इनएलिजिबल हो गए। जो सबसेक्शन 1 और 2 से इनएलिजिबल हो गए वही सबसेक्शन 2A से क्या हो सकेंगे, एलिजिबल हो सकेंगे। अगर आप सबसेक्शन 1 एंड 2 से एलिजिबल हो, इवन आपने ऑप्ट नहीं करा है, तो भी आप सबसेक्शन 2A क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सबसेक्शन 2A में ना तो आप मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, ना ही आप सप्लायर होनी चाहिए। नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला, एडिबल आइस हो गए हैं, टोबैको गुड्स हो गए, एरेटेड कौन से हैं, वाटर है। सेम रेस्ट्रिक्शन है सीटीपी और एनआरटीपी। अगर एक जगह आप सीटीपी एनआरटीपी हो, इन एलिजिबिलिटी अट्रैक्ट हो गई है, तो आपको मालूम है बाकी जीएसटीएन पे भी आपकी क्या हो जाएगी, इन एलिजिबिलिटी हो जाएगी। ये सारी इन एलिजिबिलिटी आपको वहां चेक करनी है जहां जहां आपका जीएसटीएन है। जहां आपका जीएसटीएन नहीं है वहां आपको इन एलिजिबिलिटी क्या नहीं करनी है, चेक नहीं करनी है। वहां आपको क्या नहीं करनी है, चेक नहीं करनी है। और ध्यान रखिएगा सबसेक्शन 2A में भी सेम बात है। आपको क्या करना होगा, सभी जीएसटीएन पे क्या करना होगा, ऑप्ट करना होगा। एक जगह इनएलिजिबल, बाकी सभी जीएसटीएन पे क्या हो जाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीएसटीएन पे आप नॉर्मल स्कीम से पे कर दो, नॉर्मल जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की जो नोटिफाइड रेट होती है उससे, और एक जीएसटीएन पे आप कंपोजिशन से पे कर दो, वो नहीं हो सकता। ऑल जीएसटीएन पे ऑप्ट करना पड़ेगा, या फिर आप एक भी जीएसटीएन पे क्या नहीं कर सकते हो, ऑप्ट नहीं कर सकते हो। अब ये जो आपकी क्या है, कंपोजिशन स्कीम है, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका जब तक टर्नओवर 1.5 सीआर को क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक आप सबसेक्शन 1-2 के अंदर रहोगे। और जैसे ही जिस भी दिन आपका टर्नओवर, वही एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पेन बेसिस, लेकिन कौन सी ईयर का, करंट ईयर का देखना है। जैसे ही 1.5 सीआर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, आप कंपोजिशन की स्कीम से क्या हो जाएगी, आपकी लैप्स हो जाएगी, सीज हो जाएगी। आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सेम सबसेक्शन 2A के अंदर जिस भी दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पेन बेसिस 50 लाख को क्या कर गया, एक्सीड कर गया, उसी दिन सबसेक्शन 2A वाली कंपोजिशन स्कीम जो थी वो आपकी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। उसी दिन से अब जो सप्लाई करोगे, आगे की जो आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, उस दिन के बाद से नेक्स्ट डे से आप जो भी क्या करोगे, सप्लाई करोगे, वो सप्लाई पे आपको नॉर्मल रेट से क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर भी आप एक बात ध्यान देंगे, जब करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करेंगे, ऑल इंडिया पेन बेसिस कंप्यूट करेंगे, एलिजिबिलिटी के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है पिछले साल की, कि इस साल ऑप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और एक एलिजिबिलिटी होती है करंट फाइनेंशियल ईयर की, कि कब तक हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर की एलिजिबिलिटी के लिए भी इंटरेस्ट जो होगा लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट का, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। पूरे ही कंपोजिशन में कहीं पर भी आप उसको क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में, ना करंट फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर में, ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन स्टेट है 10% निकालने के लिए, ना उसमें इंक्लूड कर लेंगे, और ना करंट फाइनेंशियल ईयर में जब आपको जीएसटी क्या करना होगा, पे करना होगा 0.5% की रेट से, 2.5% की रेट से, या सबसेक्शन 2A में 3+3% की रेट से, उसमें भी आपको इंटरेस्ट क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, उसमें भी आपको, तो उसमें भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके,
जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पेन बेसिस 1.5 सीआर 75 लाख या 50 लाख जो भी लिमिट है एक्सीड कर जाएगा, उसी दिन से कंपोजिशन स्कीम आपके लिए क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। और अब आपको नॉर्मल स्कीम से क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकेंगे, आईटीसी का भी क्या कर सकेंगे, अवेलमेंट कर सकेंगे। और अब आप टैक्स इनवॉइस भी क्या कर सकेंगे, इश्यू कर सकेंगे। अब आप इनवॉइस भी क्या कर सकेंगे, इश्यू कर सकेंगे। हमारे रिसिपेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, हमें वहां मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हम जो बिल ऑफ सप्लाई देंगे उस पर भी मेंशन करेंगे कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं, हम रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रिसिपेंट। रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी अमाउंट क्या नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा। जीएसटी का पेमेंट उसे ई कैश में करना पड़ेगा, क्योंकि उसे आईटीसी का क्या नहीं होगा, अवेलमेंट ही नहीं होगा, उसका अवेलमेंट ही नहीं होगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर प्रॉपर ऑफिसर को मालूम पड़ता है कि आप इनएलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, लेकिन स्टिल आप पेइंग क्या है, टैक्स अंडर कंपोजिशन, तो फिर क्या होगा, आपको सबसे पहले डिफरेंशियल टैक्स अगर कोई भी बनता है नॉर्मल स्कीम का और कंपोजिशन में, अगर कोई भी डिफरेंशियल बनता है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और विथ किसके साथ होगा, पेनल्टी 73 74 में 73 होता है केस जहां नॉन फ्रॉड केसेस होता है। ओके, जहां आपकी इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नहीं था, विलफुल क्या नहीं था, स्टेटमेंट नहीं था, तो पेनल्टी सेक्शन 73 वाली एप्लीकेबल होगी। और अगर इंटेंशन फ्रॉड की थी, विलफुल मिस स्टेटमेंट था, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या था, फैक्ट था, तो फिर उस केस में आप डिफरेंशियल टैक्स देंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट देंगे, और अलॉन्ग विथ पेनल्टी अंडर सेक्शन कौन सी देंगे, 74 देंगे, अंडर सेक्शन 74 देंगे। एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, कवर कर लिया था कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया जो पेन बेसिस होगा उसके अंदर, चाहे वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कंप्यूट कर रहे हो एलिजिबिलिटी के लिए, या करंट फाइनेंशियल ईयर का कंप्यूट कर रहे हो इस साल की एलिजिबिलिटी के लिए, दोनों के अंदर ही इंटरेस्ट जो होगा लोन का, एडवांसेस का, डिपॉजिट का क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्या नहीं होने वाला है, इंक्लूड नहीं होने वाला है, इंक्लूड नहीं होने वाला है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपने इसी साल से बिजनेस क्या करा है, शुरू करा। इस साल का मतलब है मान लीजिए 1 अप्रैल 2000 किससे, 22 से, 1 अप्रैल 2000 किससे, 22 से। और फिर आप 30 सितंबर 2022 को आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर गया, एक्सीड कर गया। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन कराने की जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, अब वो चाहे 40 लाख है, चाहे वो 20 लाख है, और चाहे वो कितनी है, 10 लाख है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। उसको क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। बात समझ में आ रही है, उसको क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। अब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब आप कंपोजिशन क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। अब आप कंपोजिशन ऑप्ट करेंगे। अब जब कंपोजिशन ऑप्ट करेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 से जो आप सप्लाई करेंगे, जिसपे आप जीएसटी क्या होगा, लेवी होगा, उस पे आप क्या करेंगे, कंपोजिट रेट से जीएसटी का क्या कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे। कैसे, 1.5 क्या है, सीआर, 1.5 सीआर का मतलब कितना हो गया, 150 लाख, 150 लाख, और 40 लाख तक आप लायबल फॉर क्या नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थे। तो 1 अक्टूबर से लेकर आपका 110 लाख तक का जो भी टर्नओवर होगा उस पे आप कंपोजिशन का पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका टर्नओवर अब 1 अक्टूबर से 110 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा, कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। मतलब इस पे आपको पे नहीं करना है, क्योंकि इस पे तो जीएसटी लेवी नहीं हुआ था। 1 अक्टूबर से आप पे जीएसटी लेवी होगा, तो अब आप जो पे करेंगे वो कितने पे करेंगे, 150 लाख माइनस 40 लाख। जो टर्नओवर 30 सितंबर तक हो चुका है उस पे तो पे ही नहीं करना है, रिमेनिंग पे आप क्या करेंगे, पे करेंगे रिमेनिंग पे। जैसे 75 लाख हो गया, और माइनस आपका जो भी क्या है, और रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट मान लेते हैं कितनी है, 20 लाख है।
मान लेते हैं कितनी 20 लाख नहीं, मान लेते हैं कितनी है 10 लाख है, ठीक है ना, कितनी 10 लाख है। तो अब आप नेक्स्ट 65 लाख के टर्नओवर पे क्या कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, 65 लाख तक क्या कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, मान लीजिए आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, मतलब आपका टर्नओवर अब जाके 40 लाख को क्या करा, एक्सीड करा है, 20 लाख या 10 लाख को क्या करा है, एक्सीड करा है, ठीक है ना, आपको क्या करा, एक्सीड करा। फिर 1 अक्टूबर 2021 से लेकर ये 31 क्या है, मार्च 2000 कौन सा है, 22 है, ठीक है। यहां पर तो आपका टर्नओवर कितना था, 40 लाख का ही था, यहां टर्नओवर आपका कितना 40 लाख था, और 1 अक्टूबर से आपका जो टर्नओवर था 80 लाख था। अब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 है, आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है कौन सा है, 22-23 है, उसके लिए आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके अंदर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो आपने टर्नओवर करा है, ओके, जिसके लिए आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, और उसके बाद वाला टर्नओवर, दोनों को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर जिस दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, वो भी आपका टर्नओवर क्या होगा, इंक्लूड होगा, प्लस 80 लाख 120 लाख हुआ। यस, आप नेक्स्ट ईयर के लिए लाइबल फॉर क्या है, रजिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट ईयर के लिए लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका पहला साल ही कौन सा होता, 22-23 होता, फर्स्ट ईयर ही आपको कौन सा होता, 22-23 होता, और 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करता, एक्सीड करता, तो इस 40 लाख तक तो आपको जीएसटी लेवी नहीं हो रहा था, तो कुछ पे ही नहीं करना था। अब 1 अक्टूबर से जो आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, 1 अक्टूबर से जो आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, इस पे आप कंपोजिशन से क्या कर सकेंगे, जीएसटी पे कर सकेंगे, और वो भी कौन सा है, रिमेनिंग 110 लाख तक, या रिमेनिंग कौन सा है, 65 क्या है, लाख तक, रिमेनिंग कौन सा हो गया, 65 क्या हो चुका है, लाख हो चुका है, ओके। तो उस बचे हुए पे आप क्या कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे। पिछले साल में, इस साल में कहीं पर भी क्या नहीं होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, कहीं पर भी क्या नहीं होने वाला है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा रूल को, अगर आप जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेंट है, फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करी, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको सेपरेट और कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए कोई फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है REG01, उसका जो पार्ट बी होगा उसी के अंदर आप मेंशन कर देंगे कि यस आपको कंपोजिशन ऑप्ट करना है। किन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेंट के लिए, जो फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो REG01 के पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे, कोई सेपरेट फॉर्म क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन जो जीएसटी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम क्या करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट होने से पहले, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और आप ऑलरेडी पहले से ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपको डिपार्टमेंट को जीएसटी CMP 02 फॉर्म देना होगा, बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के सप्लायर हो, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या आप शेड्यूल सेकंड, पैरा 6 और क्लॉज कौन से हो, बी हो, या अदर कैटेगरी के क्या हो, सप्लायर हो, यह आपको इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले पोर्टल पे यह आपको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेंट हैं, 22-23 के अंदर ही रजिस्ट्रेंट हैं, तो आप साल के बीच से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करें उसी के अंदर बता दीजिएगा REG01 पार्ट किससे, बी से बता दीजिएगा आप कंपोजिशन चाहिए। लेकिन अगर आप जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, ठीक है, तो फिर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में बीच से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, फिर आपको स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेंट है, ओके, न्यू रजिस्ट्रेंट है, साल के बीच में जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब से कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं, तब से पहले तो लेवी हो ही नहीं रहा था, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब से लेवी होगा, तब से वो कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जीएसटी में ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है, वो साल के बीच से मिड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते, उन्हें स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले CMP 02 से उनको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, किनसे, CMP 02 से।
CMP 02 से आप इंटीमेट करोगे और साथ में आप दोगे एक फॉर्म ITC 03 का। ITC 03 क्या होगा? जिस भी दिन आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, जिस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, उससे प्रीसीडिंग डेट को जैसे 1 अप्रैल 2022 से आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, तो उससे प्रीसीडिंग डेट होगी 31 मार्च 2022। तो आप इस ITC 03 से से बताएंगे कि 31 मार्च 2022 को आपके पास कितना इनपुट स्टॉक में पड़ा है। अगर आप मैन्युफैक्चरर तो आप बताएंगे कितना इनपुट आपके WIP में है और कितना इनपुट फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़ा है, फिनिश जो 31 मार्च 2022 को स्टॉक में पड़ा है, उसमें कितना इनपुट कंटेन है, उसमें कितना इनपुट क्या है कंटेन है, इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, उस पर आप टैक्स का अमाउंट बताएंगे और वो जो टैक्स का अमाउंट होगा, वो जो ITC आपने लिया होगा उस इनपुट पे उस ITC का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट आप किससे कर सकते हैं? आप अपने ई क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं, और अगर ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस क्या है, कम है, और पेमेंट आपको ज्यादा करना है, तो बचा हुआ पेमेंट आप किससे कर दीजिएगा? ई कैश से कर दीजिएगा। तो जिस दिन भी आप कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं, दैट इज कौन सा हुआ? 1 अप्रैल 2022, प्रीसीडिंग डेट है 31 मार्च 2022। इस फॉर्म से ITC 03 से आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, इतना इनपुट है, इतनी वैल्यू है, उतना उस पर क्या GST है, उसका ITC का आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन WIP और इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश गुड्स इन क्या पड़ा है? स्टॉक पड़ा है, प्लस कैपिटल गुड्स का आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस्ड ITC का पेमेंट करना पड़ेगा। रिड्यूस्ड ITC का मतलब है जो उसकी बची हुई लाइफ है इन मंथ्स में। कैपिटल गुड्स की GST के अंदर यूजफुल लाइफ है 60 मंथ्स। जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है अब 24 मंथ्स, मान लेते हैं 24 मंथ्स। तो आपने उस कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना भी क्या करा है, ITC लिया है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से? 60 मंथ से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए अब उसकी जितनी भी यूजफुल क्या बची है, लाइफ बची है। तो अगर जितनी भी यूजफुल लाइफ बची है, मान लीजिए 24 मंथ्स बची है, तो इतना आप ITC का अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट आप ई क्रेडिट लेजर से कर दीजिएगा। ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस कम है, तो बचा हुआ पेमेंट आप किससे कर दीजिएगा? ई कैश से कर दीजिएगा। पेमेंट करना होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा है? कैपिटल गुड्स, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या? इनपुट सर्विस। और ये सारी डिटेल आप कौन से फॉर्म से डिपार्टमेंट को देंगे? ITC 03 से देंगे। इस फॉर्म को डिपार्टमेंट को देने की आपके पास टाइम लिमिट है, विद इन क्या है? 60 डेज। 1 अप्रैल 2022 से 60 डेज के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स क्या कर देनी है? दे दी है। तो इनपुट पे जितना भी लिया, इनपुट इन स्टॉक पे जितना लिया, इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स पे जितना लिया, उसका पेमेंट करना होगा। कैपिटल गुड्स पे कैसे करना है? उस पे जितना भी आपने ITC लिया उसको आप 60 मंथ से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करें बैलेंस यूजफुल लाइफ, अगर कुछ बची उससे मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट आए उसका पेमेंट करें। पेमेंट आप ई क्रेडिट लेजर से कर दीजिएगा। कम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस बचा हुआ पेमेंट आप किससे कर दीजिएगा? ई कैश से कर दीजिएगा। अगर ई क्रेडिट लेजर से पेमेंट करने के बावजूद बाद में भी अगर कुछ बैलेंस बच जाता है, तो ई क्रेडिट का लेजर का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका लैप्स हो जाएगा। अगर कुछ बैलेंस बच भी जाता है तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा? आपके लैप्स हो जाएगा। आपने राजस्थान के अंदर आपने मान लीजिए CMP 02 दे दिया कि आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है, तो आपको ध्यान है अगर एक GSTN पे ऑप्ट करनी है तो सभी GSTN पे ऑप्ट करनी होगी। तो सभी GSTN के लिए आपको CMP 02 देने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह आपने CMP क्या दिया? 02 दिया, ऑप्शन एक्सरसाइज करा, डीम्ड मान लेंगे कि बाकी सभी स्टेट में आपने कंपोजिशन क्या कर लिया है? ऑप्ट कर लिया है। आपको हर स्टेट के लिए, हर GSTN के लिए CMP 02 देने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आपकी कंपोजिशन स्कीम किस डेट से क्या होगी? इफेक्टिव होगी। अगर आप GST में ऑलरेडी से क्या थे? रजिस्टर्ड थे, मतलब 21-22 में रजिस्टर्ड थे, 22-23 में आप कंपोजिशन स्कीम चाहते हैं, कब से इफेक्टिव होगी? 1 अप्रैल 2022 से, मतलब बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपने बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से पहले CMP 02 क्या कर दिया हो? फर्निश कर दिया हो। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेंट है, 22-23 में आपने पहली बार क्या करा? रजिस्ट्रेशन लिया है,
चाहे वॉलेंट्री लिया हो, चाहे 22-24 से लिया हो, कैसे भी लिया हो, तो जो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी उसी दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जिस भी दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए और उसके 30 डेज में आपने क्या कर दी, एप्लीकेशन कर दी, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दी, तो फिर जिस दिन आप लाइबल हुए वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और उसी दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे कि आप लाइबल हो गए थे हमारे एग्जांपल में 1 अक्टूबर 22 से, अगर आपने इसके 30 डेज के अंदर विद इन 30 डेज में एप्लीकेशन कर दी, अप टू 31 अक्टूबर 2022 तक एप्लीकेशन कर दी, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी कहलाएगी? ये डेट, और इसी दिन से आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। और अदर केस में, अदर केस का मतलब क्या है? जहां आप लाइबल ही नहीं हुए थे, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाया, या फिर लाइबल थे लेकिन आपने 30 डेज में क्या नहीं करी, एप्लीकेशन नहीं करी, तो उन दोनों ही केस में जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, जिस दिन वास्तव में डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन करा, उस दिन से आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी। ओके, और उससे पहले जो आपने सप्लाई कर दी जिस पे जीएसटी लेवी हो रहा था, उस पे आप कंपोजिशन स्कीम से जीएसटी पे नहीं कर सकेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम कब से इफेक्टिव होगी? ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फर्स्ट डे ऑफ कौन सा फाइनेंशियल ईयर, अगर न्यू रजिस्ट्रेंट हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? 30 डेज में एप्लीकेशन करी तो जिस दिन लाइबल हुए वही होती है, और अगर 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं करी है या वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हो रहे हो तो जो आपकी डेट ऑफ क्या होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, जो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ, इफेक्टिव डेट ऑफ क्या हो जाएगी, कंपोजिशन स्कीम हो जाएगी। ठीक है ना, वही आपकी हो जाएगी। आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल क्या हूं, पर्सन हूं। ओके, बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना पड़ेगा, आप रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आपको हर साल इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है 22-23 में आपने कंपोजिशन ऑप्ट करा, अगर 23-24 में भी आप एलिजिबल है तो अगेन सीएमपी 02 देने की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। अगेन वापस देने की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी जैसे ही आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस, ठीक है ना, 1.5 CR, 75 लाख या 50 लाख जो भी हमारे लिए एलिजिबिलिटी लिमिट है, एक्सीड हो जाएगा। इसके अंदर इंटरेस्ट, लोन, डिपॉजिट का इसको इंक्लूड नहीं करना है, उसके अलावा एक्सीड कर जाएगा, उसी दिन से कंपोजिशन स्कीम हमारी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। जैसी कंपोजिशन स्कीम सीज हो जाएगी हमें डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा सीएमपी किससे, 04 से। हमें बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को सीएमपी किससे, 04 से बताना पड़ेगा कि इस दिन हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। और साथ में हम देंगे आईटीसी कौन सा, 01, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग डेट को, जिस दिन हमारी कंपोजिशन स्कीम हो रही है तो उस दिन हमारे पास में जितना भी इनपुट स्टॉक में पड़ा होगा, जितना इनपुट डब्ल्यूआईपी में होगा और जितना इनपुट कंटेंट होगा किसमें, फिनिश गुड्स में, अब उसका हम क्या लेंगे, आईटीसी लेंगे, क्योंकि अब हम कौन सी स्कीम में आ चुके हैं, नॉर्मल स्कीम में। और हम क्या लेंगे, बैलेंस अगर क्या बचता है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी बचता है तो वो भी लेंगे। कैसे लेंगे, जब हमें लेना होता है तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना भी हमने क्या करा था, टैक्स क्या करा था, पेड करा था, टैक्स पेड करा था, उसमें से माइनस कर लेंगे 5% क्या है पर क्वार्टर और क्या है, पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, इनवॉइस से, 5% की रेट से माइनस करते जाएंगे। अगर बैलेंस कुछ आएगा तो ये आईटीसी हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ये इंफॉर्मेशन आईटीसी 01 में देंगे। मतलब जब हमें पे करना था तो हमने कैलकुलेशन कैसे करी थी, मंथ्स में करी थी, वही 60 मंथ्स लिया था, 5 ईयर्स उसकी क्या मानी थी हमने, यूजफुल लाइफ मानी है। और जब हमको आईटीसी क्या करना है, लेना है, तो वही कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, 5% क्या कर रहे हैं पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर का मतलब यूजफुल लाइफ तो 5 इयर्स ही होती है, लेकिन जब पे करना है तो कंप्यूटेशन मंथ्स के हिसाब से करनी है, और जब आईटीसी लेना है तो वो कंप्यूटेशन हमको मंथ क्वार्टरली करनी है। 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ को भी ले लेंगे, रिमेनिंग कुछ आएगा तो आईटीसी लेंगे। तो जैसे ही टर्नओवर आपका क्या करेगा, एक्सीड करेगा, सीएमपी 04 होगा प्लस आईटीसी कौन सा होगा, 01 होगा। या फिर आपने क्या कर दिया, कंडीशन को क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, ईसीओ के थ्रू, जिनको टीसीएस रिक्वायर्ड है उनके थ्रू आपने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, जहां आपका जीएसटी है वहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दी, तो आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी। सीएमपी 04 दे दीजिएगा, आईटीसी 01 क्या कर दीजिएगा, 7 डेज में आपको दे देनी है। आप चाहें तो डिस्क्रिशनरी है, आप जब भी चाहें तो भी कंपोजिशन स्कीम से साल के बीच में बाहर हो सकते हैं। साल के बीच में कंपोजिशन स्कीम सिर्फ वही ऑप्ट कर सकते हैं जो न्यू रजिस्ट्रेंट है।
एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट कंपोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन चाहे न्यू रजिस्ट्रेंट हो चाहे एग्जिस्टेड क्या हो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप साल के बीच में जब चाहे कंपोजिशन स्कीम को छोड़ सकते हैं। सीएमपी क्या दे दीजिएगा आप 04 क्या कर दीजिएगा डिपार्टमेंट को दे दीजिएगा, सीएमपी क्या दे दीजिएगा 04 दे दीजिएगा, साथ में आपको क्या देना होता है आईटीसी 01 भी क्या करना होता है देना होता है। तो साल के बीच में जब चाहे आप कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। आईटीसी ले सकेंगे जितना भी इनपुट स्टॉक में पड़ा है डब्ल्यूआईपी में है और कितना है फिनिश गुड्स में कंटेन है, और कैपिटल गुड्स का जो रिड्यूस आईटीसी होगा 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ की रेट से माइनस करने के बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से टाइम गिनेंगे 5% पर क्वार्टर का, और रिमेनिंग आईटीसी हम क्या कर सकेंगे ले सकेंगे। और ये हम क्या देंगे फॉर्म कौन सा देंगे आईटीसी कौन सा देंगे 01 देंगे। एक जगह से आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हुई, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हुई वॉयलेशन करा या आपका टर्नओवर क्या कर गया एक्सीड कर गया, एक जीएसटीएन पे क्या हुई विड्रॉ हुई, सभी जीएसटीएन पे आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी विड्रॉ हो जाएगी। सभी जीएसटीएन पे आपकी कंपोजिशन स्कीम को क्या कर दिया जाएगा विड्रॉ कर दिया जाएगा। कंपोजिशन वाला चाहे वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 वाला हो या सबसेक्शन 2A वाला हो, कोई सा भी हो, पेमेंट आप क्वार्टरली करेंगे। पेमेंट आप क्या करेंगे क्वार्टरली करेंगे, ई कैश से करेंगे क्योंकि आपको आईटीसी तो मिलता ही नहीं है। पेमेंट आप क्वार्टरली करेंगे और पेमेंट के साथ में आप स्टेटमेंट देंगे सीएमपी 04 का स्टेटमेंट देंगे कि उस क्वार्टर में आपका कितना क्या हुआ है स्टेट का टर्नओवर हुआ है, और उस टर्नओवर का 0.5% मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी वाला हूं तो 2.5 हो जाएगा, सब सेक्शन 2A वाला हूं तो 3% हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट देंगे सिंपल सा जिसमें आप स्टेट का क्या बताएंगे टर्नओवर बताएंगे, और आप क्या करेंगे जीएसटी का क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। स्टेटमेंट देंगे, कोई रिटर्न आपको देना नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं देना, सिर्फ सीएमपी 04 स्टेटमेंट देना है और पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, क्वार्टरली करना है। और जैसे क्वार्टर खत्म होगा अगले महीने की 18 तक, नेक्स्ट मंथ की 18 तक आपको पेमेंट भी करना है। और सीएमपी कौन सा देना है सीएमपी आपको कौन सा देना है 08 भी क्या करना है देना है, सीएमपी 08 देना है। 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ होगा, मतलब क्वार्टर का जो फॉलोइंग मंथ होगा उसके रिटर्न आप फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 से, ठीक है जीएसटीआर 4 से। कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करना है, अब आपको एक ही रिटर्न फाइल करना होगा, एक रिटर्न फाइल करना होगा जीएसटीआर 4 अगले साल जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 30th ऑफ अप्रैल तक। एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे, जीएसटीआर कौन सा होता है 9A होता है, उसकी डेट हमेशा 31st ऑफ दिसंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होती है, ये तो एनुअल रिटर्न है। और रिटर्न होगा आपका जीएसटीआर 4 30th ऑफ सितंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और साल में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप सीएमपी 08 स्टेटमेंट देंगे अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ किसके साथ टैक्स के साथ, जो आप पेमेंट किस में करेंगे ई कैश में उसका क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। यहां पर हमने रूल्स का सेक्शन का सबसेक्शन का पूरा हमने यहां पर क्या निकाल लिया है जूस निकाल लिया है। ओके पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स जरूर कर लीजिएगा, चाहे इंक्रीज स्पीड से आप कर लीजिए न्यूमेरिकल्स को, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं, सुपर रिवीजन लेक्चर से भी ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे कौन से न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल्स आपको रेडीमेड क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।